जैसा कि आपने परिचय में कहा अभी और आप सारे लोगों ने सुना, शीन-काफ जी जोधपुर से आते हैं और जो पहले 2-3 चीजें हैं वो जानते हैं। सर ये आपने, मैं कहीं देख रहा था, ये नाम आपने खुद रख लिया 17 बरस की उम्र में, शीन-काफ निजाम, ऐसा है सर क्या? हाँ जी, ये नाम आपने 17 बरस की उम्र में खुद रखा। नाम तो आपका शिव भी है, किशन भी है और बिस्सा भी है। जिस उम्र में आदमी को गलतियां करनी चाहिए, मैंने वो गलतियां उसी उम्र में की। लेकिन ये लगा, हाँ देखिए बगावत करने की उम्र, चर्चिल ने कहीं एक बार कहा है जी कि 25 वर्ष से पहले अगर आदमी बगावत नहीं करता तो बाद में क्या बगावत करेगा। वाह। तो मुझे लगता है कि बगावत करने का वक्त तो वही था जब मैंने अपने बाप का, माँ का दिया हुए नाम से इनकार करके अपना रास्ता, अब वो गलत था कि सही है तो फैसला नहीं कहा आप SK बिस्सा लिखते थे, तो SNK इज शीन-काफ। इसका मतलब ये है, देखिए कि मेरे नाम की कहानी बाप में आप घुमा के न पूछे, सीधा ही सीधा पूछ रहे हैं सर, बिल्कुल सीधा पूछ रहा हूं सर। आप मुझे घुमा रहे हैं। हाँ। मेरे पिता शैव थे। पिता शैव थे? शैव। अच्छा सर। मेरी माँ वैष्णव थी। ओके सर। इसलिए मैं शिव कृष्ण था। वाह। और बिस्सा तो जाती रही है। तो पुष्करना ब्राह्मण है आप? इत्तेफाक से, क्योंकि ब्राह्मणों का कोई लक्षण मुझ में पाया नहीं जाता। तो आपने कहा कि आपने विद्रोही स्वरूप 17 बरस की उम्र में आपने अपना नाम स्वयं कर लिया। ये भी प्रतीक जी यूं समझिए कि एक उम्र गुजरने के बाद मालूम हुआ कि जो हमने किया वो विद्रोह था। हमें पता थोड़ी था कि ये विद्रोह है। हम झूठ नहीं बोलेंगे और इसलिए ये भी नहीं कहेंगे कि जो कुछ कहूंगा, अभी आपसे कहा कि सच कहूंगा, हम सच ही कहेंगे। हमें थोड़ा पता था कि हम विद्रोह कर रहे हैं। हमें लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, हम ये नाम ठीक है तो ठीक है। हमारे बेटे ने अपना नाम जो उसको दिया गया उसके दादा की तरफ से, उसने कहा ये कृष्ण नाम ठीक है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा तेरे बाप का नाम है। अच्छा। कहा वो भी ठीक है, पर मेरे लिए कृष्ण ठीक है। वो कर नहीं पाया, उस विद्रोह नहीं कर सका तो न कर सका। लेकिन वो विद्रोह है जो मैं कर रहा था या जो मुझसे हुआ, ये मैं बहुत बाद में जाना, जब मैंने विद्रोह को समझा कि विद्रोह होता क्या है। आदमी कई बार यूं ही एक हाथ घुमा दिया, इस हाथ के घुमाने का मतलब ये था कि मैं तुम निकलो यहां से, ये नहीं था। हाँ, लेकिन हाथ घुमा दिया। हाथ घुमाया, लोग निकले तो मालूम हुआ कि अच्छा मैंने इनको कह दिया थक जाओ। वाह। बहरहाल व्यक्तित्व की चीजें होती हैं और व्यक्तित्व से जुड़ी चीजें, क्योंकि मुझे मालूम है आप देश के नामचीन बड़े शायर हैं और हम सारे लोग सुनना भी चाहेंगे सर आपसे। मैं इंटरव्यू का कुछ हिस्सा छोड़ दूंगा और जिसमें बातचीत, इंटरव्यू तो है नहीं, इसे बातचीत है, गुफ्तगू है। वो बाकी का हिस्सा दानिश साहब को दे दीजिए ना, रात को ये यही काम करवाएंगे हमसे। अच्छा तो ठीक है, दानिश भाई आ जाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो तो खुद भी बहुत बड़े शायर, मैं तो वो आधा हिस्सा उनको दे दूंगा। लेकिन मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या ये भी सच है कि आपने कोई 18 नौकरियां छोड़ी? 17 नौकरियां छोड़ी। 18 में तो मुझे निकाल दिया। 18वीं में आकर तो सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त हुए बिजली विभाग से। तो ये इसलिए कि कहीं कोई मुझ में ही कमी रही होगी। और यहाँ कहीं वो जो शायर का जो चित्त है, जो मन है, वो खामखा ग्लैमराइजेशन में नहीं करता, तो मुझ में ही कोई कमी रही होगी। मैं उनके हिसाब से अगर नहीं ढल सका हूं तो ये नौकरी का अपना डिसिप्लिन मानता हूं, और वो अगर मैं नहीं कर सका तो मुझे आ जाना चाहिए बाहर। सर मैं आपकी सादगी के बारे में 2 बातें कहना चाहता हूं। ऐसी सादगी जिससे किसी को भी मोहब्बत हो जाए, एक तो ये, और दूसरी बात ये कि हमको दरअसल सारे लोगों को है सुनना। तो जब तक आप इलैबोरेट नहीं करेंगे सर, तब तक मैं कुछ आगे की सवाल तो मैं पूछता चला जाऊंगा, लेकिन वो चीजें इलैबोरेट नहीं होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप, मैंने कहीं देखा था, मैं डिजिटल लाइब्रेरी आप खोज रहा था, तो आप इतने मकबूल, इतने हस्ती हैं कि आपके फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग, आप मना कर देते हैं एकदम से, सीधे सीधे नकार देते हैं कि नहीं नहीं वो बात नहीं। दिलीप साहब से लेके, राजेश खन्ना से लेके,
और न जाने नाम क्या क्या है, वो तो बाद में मैं लूंगा। ये बात सच है कि वो लोग भी आपकी इस शख्सियत को उन्होंने समय समय पे आपको कहा? वो कहते हैं ना साहब कई बार कि चंदन के पेड़ के पास में जो घास लगी रहती है उसमें भी चंदन की खुशबू आने लगती है। क्या बात है। तो मैं तो घास भी नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा मैदान ही नहीं है। मैं ये मानता हूं कि मैं इल्म के लिए हूं, फिल्म के लिए नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि फिल्म मेरे लिए नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। मैं फिल्म के लिए नहीं हूं। इस वक्त यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो सिर्फ एक शर्ट में बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने पहन रखा है ये भी कुछ कम है। तो ये आदमी के मिजाज की और मजाक की बात है, इसमें न तो कोई बहुत बड़ी बात समझता हूँ मैं इसे। आपकी मोहब्बत के आपने इस तरह फरमाया। मैं अच्छा, क्योंकि अब दिलीप साहब थे तो ये उनकी मोहब्बत थी, और जो अब हैं वो उनकी मोहब्बत थी। वरना वो कहते हैं ना साहब कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या देख लिया होगा, हम तो वैसे ही नापदान के मैं दरअसल वो बता देता हूँ। आप मैंने कहा ना कि ऐसी सादगी जिससे किसी को भी मोहब्बत हो जाए। दरअसल जोधपुर जहां से आप आते हैं, एक सिनेमा हॉल का इनॉग्रेशन होना था। ना कहिए ना कि छोड़। मैं बता देता हूं। और वहां पे उन्होंने कहा कि जब तक शिनकाफ जी नहीं मौजूद होंगे मैं उसका सदारत नहीं करेंगे उस फंक्शन की, मैं नहीं आऊंगा। दरअसल वो इस हिस्से को छोड़ना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते। वो उस पन्ने की बात करना चाहते हैं जिसकी वजह से शिनकाफ निजाम साहब हैं। मैं वहीं से बात करता हूं साहब, क्योंकि यहां पे वाराणसी से बात शुरू हुई थी। गालिब पे आपकी एक महारत है, आप अथॉरिटी हैं देश में। मीर तकी मीर के आप अथॉरिटी हैं। फारसी पे आपकी पकड़ है, संस्कृत आप जानते हैं, और उर्दू में तो खैर शायरी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब गालिब आए यहाँ पे, शायद 3 हफ्ते रुके या 2 हफ्ते रुके? 2-3 हफ्ते रुके बनारस में। और उन्होंने अपनी पेंशन के लिए कलकत्ते जा रहे थे जी, और कलकत्ते जाते हुए वो यहाँ ठहरे। और यहाँ पर गालिब ने एक मसनवी लिखी, लंबी लॉन्ग पोइम। उसका नाम था चिरागे दैर, यानी मंदिर का दिया। और उस मसनवी का सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन अपने ज़माने में यहाँ के प्रोफेसर अमृतलाल इशरत साहब ने किया था, और उनके साहबजादे यहाँ सामने तशरीफ रखते हैं। मैं क्या बात है। आप यकीन जानिए, दानिश साहब का तो यूं भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, ब्रजेंद्र सिंह साहब का और आप पांडे साहब का और आप सभी का। लेकिन यहाँ आकर के मेरी उपलब्धि जिसे हिंदी में कहते हैं वो ये रही कि मैंने इशरत साहब के साहबजादे को अपनी आंखों से देखा। वाह। ये मेरी ना आप यकीन जानिए, आप इसीलिए इस बात को शायद अप्रिशिएट न कर पाए, लेकिन मैं ये उन लोगों में से हूँ जिन्हें इस बात का फ़ख्र है कि मैंने फराक साहब के पैर छुए हैं, मैंने अगेजी के पैर छुए हैं, मैंने इंतज़ार हुसैन को देखा है, और ये सब नाम जो मेरे मैदान के नहीं हैं उनको भी देखा है, उनको भी छुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने आलिमों को देखा है, और मेरी आंखों का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने इल्म वालों को देखा है। अभी एक इल्म वाले को देखा है और मसरूर हो रहा था, प्रतीक साहब गवाह हैं आपकी। अच्छा, ये सब हमारा ज़माना जो है ये पोस्ट ट्रुथ ज़माना आ गया है, इसलिए हमें हर बार ये कहना पड़ता है मैं सच कह रहा हूँ। क्यों, क्या बात है, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। झूठ बोलने के लिए तो अदालत में जाना पड़ता है, कसम खाना पड़ती है कि अब मैं सच कहूंगा, मैं तो सच ही कहता हूं। तो मुझे आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है। और जिन रिश्तों में, प्रतीक साहब, जिन रिश्तों में सबूत देने की जरूरत पड़ती है वो रिश्ते या संबंध नहीं होते, वो कुछ और होते होंगे जो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। दरअसल मैं इनसे गुजारिश करूंगा, सामने बैठे भी उन्होंने इशारा भी कर दिया कि वो गज़ल बड़ी मशहूर है इनकी कि कभी जंगल कभी सहरा कभी दरिया लिखा, अब कहाँ याद कि हमने तुझे क्या क्या लिखा। इतना अच्छा थोड़ी पढ़ता हूँ जितना अच्छा आपने पढ़ दिया है। देखा, मैंने कहा था ना, ये मानेंगे कुछ नहीं। इनकी सादगी इतनी बड़ी है, नहीं बड़ी मोहब्बत आपकी। और ये शेर मैं आपसे एक बात कहूँ, मैंने आपको पिछले साल, 1 साल आपने बताया मुझे कि डीसीएम का मुशायरा में,
और मैं बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था, तो मुझे नहीं मालूम था कि 1 साल के बाद मैं आपके पास यहाँ बैठ के बात गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरी खुशकिस्मती, मेरी और मैं एक छोटा सा प्रोग्राम करता हूँ रोज शाम को जी। उसमें कई बार मैं ये पढ़ जाता हूँ, तो मुझे इस बाद में जब मैंने ढूंढा तब मुझे बाद में ये शेर मिला, क्योंकि कहीं से ऐसे थे शेर रखे हुए थे, तो उसमें से मिल गया ये शेर मुझे। उसके बाद मैंने इसको देखा तब पता चला। खैर, मैं फिर से आपके उस हिस्से पे आता हूं जहां से जब शुरुआती समय था, तो आपको सबसे ज्यादा किसने मुतासिर किया? कौन सा ऐसा पोइट था जिससे आपको लगा कि नहीं भाई ये पोइट है जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आपके हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास 34, अगर उसको देखें तो 34 मिनट 27, 26, 25 सेकेंड है। मामला है, बात ये है कि मैं जिस लेखक को अब पसंद करता हूँ वो कहता है आई डोंट नो व्हाट इज टाइम, आई डोंट वांट टू नो, छोड़ दीजिए उसे। आपने बहुत अच्छी बात अर्ज की, मतलब फरमाई आपने, और वो मैं अर्ज ही इसमें ये करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी कोर्स की किताब के बाद सबसे पहले जो किताब पढ़ी उसका नाम था महाभारत, और मैं महाभारत का आज भी आशिक हूँ। आशिक हूँ, वाह, आरिफ नहीं हूँ, आशिक हूँ। आरिफ होना बड़ी बात होती है, मैं आरिफ नहीं हो सकता, आशिक हूँ। और मुझे आज भी लगता है कि महाभारत का ये कहा हुआ वेद व्यास का कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो इस ग्रंथ में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं है वो पृथ्वी पर नहीं है। ये बड़ा दावा वेद व्यास ही कर सकते थे। दूसरी बात, क्यों पसंद है इसका जवाब भी। गणेश को हमने प्रज्ञा का, बुद्धि का सबसे बड़ा देवता माना है। हमारे पुराण में सबसे पहला नाम ही श्री गणेशाय नमः वगैरह ये लिखा जाता है। वो कहते हैं वेद व्यास ब्रह्मा से कि मुझे ये मैंने तैयार कर लिया, लंबी कथा आप पढ़ लीजिएगा कभी, शुरू से ये महाभारत के शुरू में। तो वो बहरहाल वो कहते हैं गणेश जी को बुलाओ, वो लिख लेगा। गणेश जी को बुलाया गया, गणेश जी रजामंद हो गए। मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ, काटते हुए। तो उन्होंने कहा मैं लिख दूंगा, मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे ये नहीं पूछोगे कि क्या लिखा। जब आदमी डिक्टेशन देता है तो कहता है अच्छा कहाँ तक, वो क्या आखिरी वाक्य क्या था, ये नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या लिखा, तुम पूछोगे नहीं कि अभी क्या लिखा। अब वेद व्यास कहता है, और ये की सेंटेंस है, आप ध्यान रखें इसे, मुलाजा करें। वो कहते हैं कि आप भी बिना समझे हुए एक शब्द नहीं लिखेंगे। एक कवि गणेश को चैलेंज कर रहा है कि बिना समझे हुए ना लिखेंगे। ये एक कवि ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और दरअसल इसी बात के हम सारे लोग कायल हैं। तो और मुझे लगता है कि ये बड़ा पॉइंट है। नहीं, तो उसके बाद तो फिर मैं अंग्रेजी को भी, फराक साहब को भी, शेख सादी को भी, हाफिज शिराजी को भी, गालिब और मीर, ये सब पसंद है। जोश मलसियानी भी, मलियाबादी से ज्यादा मलसियानी, पंडित लब्बू राम जोश मलसियानी, गोपीचंद नारंग साहब बड़े नक्काद थे, इसमें क्या, शमसुरान फारूकी साहब बड़े नक्काद थे, इसमें क्या कमाल। तो इन सब चारे लोगों का प्रभाव कहीं ना कहीं, मैं प्रभाव नहीं, इनकी तो सायाई मोहब्बतें मिलती रही मुझे, प्रभाव तो आगे वालों का हो गया, गालिब, मीर, फिराक, ये। और बाकी तो दरअसल मैं कॉन्टेम्परेरी इसमें आता हूं कि मुशायरे जो हैं, जहां आप बराबर शिरकत करते हैं, जाते हैं, मुशायरों की जो तासीर है वो बदल गई। मैं कवि सम्मेलनों की भी बात कर सकता हूं, उनकी ट्रेडिशंस में भी बात करता हूं, जहां पे चुटकुले ज्यादा हो गए, कविताएं कम हुई, मुशायरे में इज्जत बची रही। मैं ये मानता हूं, और मैं उसके बड़े साफ दिल से बात कह रहा हूं कि मुशायरों में इज्जत बची रही, लेकिन ये कवि सम्मेलनों में नहीं हुआ। वहां चुटकुलेबाजी ज्यादा हो गई, और जिसे कहना नहीं चाहिए वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे नहीं जरूरी समझता मैं। लेकिन आपको कोई तकलीफ कभी अब के समय में और पहले के समय में जब देखते हैं, जब मुशायरों में जाते हैं, तो कुछ लगता है, या लगता है कि जो कुछ पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, वो सब दुरुस्त है? देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन उसका उत्तरदायित्व या उसकी जिम्मेदारी मैं ऑर्गेनाइजर को बनता हूं। ऑर्गेनाइजर को, हाँ, संयोजक। मैं इनको जिम्मेदार नहीं मानता। इनकी किताब में मिर्जा गालिब भी रखे हुए हैं,
और आनंद बख्शी भी रखे हुए हैं। सर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आपकी किसी बात पे, किसी शेर पे अगर इनकी दाद नहीं आती, वो शेर बहुत बढ़िया है, नहीं आती तो चलिए मान लेता हूँ, लेकिन अगर किसी चुटकुले पे इनकी दाद आती है तो जिम्मेदार तो ये भी है सर। मैं आगे यही कह रहा था जी, हर सुनने वाला श्रोता नहीं होता और हर पढ़ने वाला पाठक नहीं होता। वाह। मैं जो बात कह रहा हूं वो सुनने वाले की नहीं, श्रोता की कर रहा हूं। मैं पाठक की बात कर रहा हूं, पढ़ने वाले की नहीं। आदमी अखबार भी पढ़ता है और आदमी किताब भी पढ़ता है। तो जो पाठक है और जो श्रोता है वो चुप रहता है। जब आप जैसा शेर कह रहे हैं वैसा शेर सुनता है तो पास वाला हल्ला करे तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सर लेकिन एक बात सुने। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने कविता को हमेशा श्रव्य माना है, समाई शायरी हम सुनते हैं और दलील ये देते हैं कि हमारी तो पूरी कायनात जो है, ये सृष्टि जो है वही भी श्रव्य से बनी है। महाभारत जैसा ग्रंथ जिसका मैंने हवाला दिया, अभी जो बात आपसे अर्ज की मैंने, उस बात में क्या मतलब निकला? यही तो निकला कि पूरा महाभारत जो है वही श्रव्य काव्य है जी। वो तो कहा गया ना, वेद गणेश जी ने सुना और लिखा, तो वो भी श्रव्य काव्य है। लेकिन हर श्रव्य काव्य महाभारत नहीं होता भाईजान। हाँ जी। तो मेरी गुजारिश ये है कि उसके एक जिम्मेदार तो ये है, आपको चाहिए। आजकल देखिए, कल हम दानी साहब से बात कर रहे थे कि अब विराट कोहली को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने भी 28,000 रन पूरे कर लिए, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा कि अभी वो सचिन तेंदुलकर की वो बात जो 5 डेज में होती थी टेस्ट मैच में, तब हम देखते थे कि कलाई से चौका कैसे लगा है। अब आप जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वहाँ अच्छी फिल्म का मतलब दिलीप कुमार हो, चाहे पृथ्वीराज हो, चाहे XYZ कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। सवाल यह है कि फिल्म ने बिजनेस कितने करोड़ का किया है। तो अब उसमें आप आर्ट कहाँ ढूंढ रहे हैं? अब तो इनकी पसंद और इनकी तालियां जहां मिल जाए वो बड़ा शहर है। इजाजत दे तो एक सवाल पूछूं। जरूर। एक कहा आपने, एक श्रोता है और एक पाठक है, तो ये बहस बहुत पुरानी है कि साहब किताबों के लिए है, ये शायर किताबों वाले हैं, वो ये दूसरी बात है, मैं उसी से जोड़ रहा हूं। अब मैं सवाल पूछता हूं, लेकिन क्योंकि एक परंपरा है मुशायरों की, जिसमें ट्रेडिशन है, जिसमें जब जाएंगे उसकी एक अदायगी भी है, उसको सब तमाम सारी चीज़ें भी हैं, और जो आपने शेर पढ़ा उसमें एक मुकम्मल दाद भी चाहिए और वो होनी भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें इस समय मुशायरे में हुई और लोगों ने कहा कि सब 93 के बाद जो है तासीर बदल गई, और जो कवि सम्मेलन थे दोनों तरफ हुआ साहब, कवि सम्मेलन है उनकी भी बदली और मुशायरों की भी तासीर बदल गई, और शेर और जो कविताएं थी वो दूसरी तरफ दिखाई देने लगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और ये ये हुआ तो सामने मैं न भी सहमत हूं तो क्या होगा, यहाँ बैठा वो हर आदमी आपकी बात से मुत्तफिक होगा। तो फिर सवाल यह है कि आपने अपने को कैसे बचाया? अब पता नहीं मैं बचा सका कि नहीं बचा सका, या कितना बचा सका पता नहीं। वो लोग क्यों अगर मुझे बुलाते हैं तो मैं उन्हें अपनी मेहरबानी समझता हूँ उनकी, अपने में तो कोई ऐसी खूबी पाता नहीं। मतलब मैं अपने आप को मुशायरे का आदमी मानने की गलती नहीं कर सकता, लेकिन नहीं तो ये उनकी मेहरबानी है, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा कि आजकल के ज़माने में तो आपको या तो सांप्रदायिकता चाहिए या कोई ऐसी बात चाहिए जो आपको ताली बजवा ले। शेर के अच्छे होने का मयार याद रखें, फिर तो सबसे बड़ा शायर वो है जिसकी फिल्म हिट है, फिल्म में गाने हिट हैं, वो बड़ा शायर है फिर। क्योंकि आप माफ कीजिए, हमने पाठक खो दिया है, हिंदी ने भी और उर्दू ने भी। पाठक कहाँ है? पढ़ के देखिए हमारे जमाने। अभी आपने मुझसे पूछा कि आपके आइडियल पोइट कौन थे, हु वाज योर मास्टर पोइट? तो महाभारत सुनने की नहीं थी, मैंने तो महाभारत पढ़ी है। गालिब और मीर कोई मुझे सुनाने थोड़ी आए थे, वो मैंने पढ़ा है। अब इन बच्चों से पूछिए, कल हम ये यहाँ किताबें रिलीज कर रहे थे बच्चों की, तो लग रहा था कि कितने पोइट हैं इनमें, इनकी पोइटिक। लेकिन ये टैलेंट इसलिए बची रह जाएगी कि अगर इन्हें सुनने वाले तो वैसे ही मिलेंगे। आप तफरी के लिए जाते हैं। मुझे एक शेर पुराना नरेश कुमार शाद का याद आता है कि शायरी मेरा नहीं है, नरेश कुमार शाद का शेर है कि शायरी खूने जिगर का है लबालब सागर, शायरी खूने जिगर का है लबालब सागर, किसी कम ज़र्फ की तफरीह का सामा तो नहीं।
क्या बात। हम तफरीह के लिए जाते हैं। अगले आज लोग जाते थे तो मुशायरों में तमीज सीखने के लिए जाते थे, कैसे शेर को सुनना है। तो शेर को सुनाने की भी, सुनने की भी एक ट्रेनिंग होती है। आप तो आए तो बिगड़ भी जाए। अब तो बिगड़ना भी जरा अच्छा लफ्ज है, इसके नीचे कोई लफ्ज है तो लाए। मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, और ये वो समय है जब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें सदी का कवि कहा जाए। उन्हें जरूर कह देना चाहिए। आप इस बात में, मैं आपसे पूछा क्योंकि आप मुशायरे में भी हैं, कवि सम्मेलन में भी हैं, हाँ। बराबर दखल रख रहे हैं। हम लोग तो उस पंडाल में पीछे बैठे हुए श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, जो दाद दे रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा है कि कोई आदमी कहे कि मैं सदी का कवि हूं, और ये बात कही जा सकती है क्या आपके? वो कह ही रहे तो कही जा रही है, जा सकती है कि नहीं, ये तो सबूत तो ये वो कह ही रहा है, तो मैंने क्या बिगाड़ लिया उसका, या आपने क्या बिगाड़ लिया? आप कह रहे हैं कहा ये बात कही जा सकती है कि नहीं, ये तो कही ही जा रही है, तो मैं क्या कर लूंगा और आप क्या कर लेंगे? लेकिन सवाल ये है कि आपने इन सब ने उसको माना कि नहीं माना। देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारी सबसे बड़ी खूबसूरत तसव्वुर जो हमारा है वो गर्दिश करता है, इमेजिनेशन जिसे आप कहते हैं, वो गर्दिश करती है, और उस इमेजिनेशन का साया जो जमीन पर पड़ रहा है वो हमारा अस्तित्व है, वो हम है। तो सवाल ये है कि आप मन में ये समझें कि मैं तो पैदा होते ही मीर गालिब से बड़ा ही था, तो फिर मीर गालिब की औकात ही क्या रहेगी मेरे सामने? तो जब हम लोग वफादारियां निभाएंगे, दोस्तदारियां निभाएंगे, लेन देन के रिश्ते निभाएंगे, तब फिर आप ये उम्मीद न कीजिए कि एक जेन्युइन पोइट्री आपसे सौदा करेगा। नो, ये नहीं होगा। मैं पोइट की नहीं, सारे आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं। मैं समझ क्या बात है। माइकल एंजेलो से आप किसी लेन देन की बातें न करेंगे, पाब्लो पिकासो से ये बात नहीं करेंगे। अगर जेन्युइन पोइट आप कहेंगे, फिर कौन होगा जेन्युइन पोइट? आई डोंट नो, मैं कैसे जान सकता हूं? जेन्युइन पोइट आके आपका दरवाजा थोड़ी खटखटाता है, आपको ढूंढना पड़ता है। और माफ कीजिए, सूरज भी रोजाना निकलता है पूरब से, आप ही को देखना पड़ेगा, आंखें बंद कर लो तो निकल ही नहीं रहा है आपके लिए। और शायद वो कल्पना लोक है, या वो जो फनकार है। आपने, आपके मीडिया ने ही बर्बाद किया, माफ कीजिए, जबान हाँ, जबान का सत्यानाश कर दिया है। आप बोलते हैं जज्बातों, अगर इनके बाप होते तो इनको जूते मारते कि ये जबानों बोल देता तो। जज्बातों, हाँ बोल रहे हैं ना, ख्यालातों। इन हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा। अरे बेटा, हालातों कहां से लाया? हाँ, ये बात आप बहुवचन और उस चक्कर में फिर नवाजे। अब जैसे मुझे नवाजा ही गया जा रहा है इतनी बार, मैंने कहा भाई आप खुदा मत बनिए, मुझे आदमी रहने दीजिए, पर आप खुदा मत बनिए। नवाजता तो खुदा है, तुम कौन हो नवाजने वाले? हम हमेशा कहते हैं इनको पद्मश्री से नवाजा गया। नहीं 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 नहीं, नवाजा नहीं गया, आपने मेरा सम्मान किया। नवाजना ही बिल्कुल अलग है। मैं गरीब और वो गरीब नवाज, नवाजा वहां जाता है। पर अब चल गया तो चल गया। अब अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो जूते खाने की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि बड़े से बड़े आदमी ने कहा कि इसे नवाजा गया। इतना तो फिर आपका मीडिया वालों से इतना नाराजगी नहीं है, उनसे मोहब्बत है। क्या कह रहा हूं, कभी इतनी मोहब्बत न कीजिए जबान से कि जबान खराब हो जाए। हाँ, वो किसी का शेर है कि अजीज इतना ही रखो, ये मीडिया वालों के। जी जी जी, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। वाह, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। तो आपने जबान का तो सत्यानाश ही कर दिया है, और उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, इसलिए कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूं। जब मैं पैदा हुआ हूं तो मैं मरूंगा। पुनर्जन्म में विश्वास का मतलब यह है कि मैं फिर पैदा होऊंगा। तो अभी जबान के बीमार होके मरने का जमाना है, मेरे बच्चे उसको फिर से पैदा होने का जमाना देखेंगे, ये बच्चे जो सामने बैठे। भाषा को लेकर ये बात सच है आपकी, मैं इस बात से आपकी इसको बिल्कुल इनकार नहीं करता। भाषा को लेकर, चाहे वो हिंदी को लेकर, ये हिंदी वाले भी अक्सर कहते हैं कि आपने, मैं तो मेरी ही जबान की बात कर रहा हूं। अब आप कहते हैं अल्फाजों, अरे भाई अल्फाजों क्या हुआ? लफ्ज था, इसका बहुवचन प्लूरल जमा
अल्फाज हुआ। अब ये अल्फाजों क्या हुआ? चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, कैसा लगता है आपको? हाँ, एग्जैक्टली सच ये है। लेकिन ये तो भाषा के स्तर पे हुआ, लेकिन एक बात जो अक्सर कही जा रही है और वो ये कही जाती है कि मुशायरों में अब वो शेर नहीं दिखाई पड़ते, या वो शायरी नहीं दिखाई पड़ती, या वो गजल नहीं आती। उसका कारण क्या है, वजह क्या है? कौन सी नहीं आती नजर? जैसे वो जो बड़े शायर जब थे, या लोग कहते थे कि हाँ ये शायरी है, वो दाद जिसके लिए, लेकिन अब वो चीजें देखिए, एक बात बताऊं आपसे। जी बिल्कुल, उसी के लिए बैठा हूं। यहाँ सब आगे वाले तो सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पीछे पढ़ने वाले लोग बैठे हैं। वाह। तो मैं उनसे एक बात कहूं कि सुकरात ने एक बात कही थी कि मेरी जिंदगी का हासिल ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने इस उम्र में पहुंचकर ये जाना है कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात से सदियों बाद एक फिलासफर पैदा होता है, दकार्त। वो कहता है कि मुझसे पूछो तो सच बात यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। जुमला दोनों का सदियों के बाद एक ही है। सवाल शाश्वत होता है, सवाल शाश्वत होता है, जवाब बेवफा होता है, बदल जाता है। एक आदमी ने किसी वक्त सवाल किया था कि मैं कौन हूं। जहां पाल सार्त्र से लेके, सुकरात से लेके, अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले उपनिषद से लेके, अनाल हक कहने वाले सूफी संत से लेके आज तक उसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। और जवाब जो कमबख्त होता है वो रक्त बिंदु की तरह होता है। एक सवाल का आप जवाब देंगे 100 सवाल पैदा होंगे। क्या बात है। और जब आप ये बात बताते हैं तो बिल्कुल उस्तादों की तरह उस्ताद नजर आते हैं। तो ये बात मैं शर्मिंदा हूं अगर मैं ऐसा मुझे मालूम है कि आप ये कहेंगे, क्योंकि ये तो बात मैंने देख ली है आपकी। कि वो सादगी आपकी, उस्ताद बड़ी चीज होता है। क्यों गुलजार साहब आपको उस्ताद कहते हैं? अरे भाई तो उनके, अरे यार मैं मोहब्बत का मैं क्या करूं, कोई मुझे बेवकूफ कहता है तो मैं क्या कर सकता हूं। ये उनका बड़प्पन है गुलजार साहब का कि वो मुझे एक अच्छे लफ्ज से याद करना चाहते हैं मेरी। और एक बात याद रखें, चाहे जितने भी नाम आपने लिए, आप भी शामिल हो सकते हैं, दानिश भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं। बड़े आदमी की पहचान ये होती है कि वो आदमी को कंधे पे उठा लेता है। इसलिए जो कंधे पर बैठा है उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं बड़ा इनके कंधे पर बैठा हूं, इसलिए हूं, बड़ा हूं नहीं। मैं यही अर्थ करना चाहता हूं। उस्ताद तो बहुत बड़ा लफ्ज है, क्योंकि बड़े आदमी, गुलजार बड़े आदमी है, उन्होंने मुझे कंधे पर बैठा लिया, इसलिए मैं इस मुगालते में नहीं हूं कि मैं कोई वाकई उस्ताद हूं। मैं कहाँ का उस्ताद हूं? ना साहब ना। जो आदमी इस मुगालते में रह जाए कि मैं उस्ताद हूं, मान लीजिए वो शागिर्द होने के भी काबिल नहीं है। उस्ताद तो लोग कहेंगे, मैं कैसे कहूं कि मैं विश्व का प्रसिद्ध कवि हूं या मैं ये हूं, मुझे ये मानो। और ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कुछ कहा जाए कि हम सदी के कवि हैं, तब उसमें एक सादगी के साथ एक बात परोसी जाती है, रखी जाती है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये मेरा सवाल है, और वो सवाल ये कि हो सकता है इसमें से बैठे हुए कई लोग कि किसी शायर का या किसी जो खास तौर से जो मुशायरे में आते हैं, क्योंकि आपका दखल किताबी दुनिया से भी है और मुशायरों से भी है, तो मैं ये सवाल है कि तरन्नुम क्या वास्तव में टेस्ट है, या तहत जो है वो वास्तव में पहचान है? कविता अपने मैं बस सब समझ गया। टाइम आप, मैं इसी पे नजर, मैं टाइम पे नजर है और आपके सवाल के जवाब पे मेरी टाइम। मैं इस कमबख्त को देख रहा हूँ। देखिए, मुलाजा कीजिए कि शेर जो पढ़ने का तरीका है ये सबसे अहम है। मैं जल्दी से एक शेर पढ़ लूं, टाइम भी दिख रहा है मुझे। सर आप बिल्कुल चिंता ना करिए। अरे मार देंगे, अभी वो कह देंगे खत्म करो। अरे सर पहले तो आप बिल्कुल अपना मूड पे रहिए। सुनिए, आप सर मूड पे रहिए। एक फराक साहब का शेर सुनिए। हाँ जी। तरन्नुम को याद रखिए, सवाल इनका था तरन्नुम और तहत, यानी मैं सीधा पढ़ूं या गा के पढ़ूं। तरन्नुम यानी गा के, वैसे गाने में और तरन्नुम में बहुत फर्क है। जब आदमी गाता है तो उसका सारा ध्यान सुर पर होता है, लेकिन जब वो तरन्नुम से पढ़ता है तो उसका ध्यान लफ्ज पर होता है। वाह, ये देखिए बड़ी माहीन बात है, बारीक बात है। ये बात बुनियादी बात, बड़ी बुनियादी बात है ये। अब दूसरी बात यह है कि शेर की क़िरत, उसकी क्लोज रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिराक का एक शेर पढ़ता हूं आपके सामने।
काफी दिनों जिया हूं। अब इसको शेर को बाद में तारीफ कीजिएगा, इसके पढ़ने को गौर कर लीजिएगा ताकि मैं अपनी बात पूरी समझा सकूं। काफी दिनों जिया हूं किसी दोस्त के बगैर, काफी दिनों जिया हूं किसी दोस्त के बगैर। अब तुम भी साथ छोड़ने का कह रहे हो। खैर, वाह क्या बात है, ये खैर नहीं कब खेल किया। साहब क्या बात है। अब ये पढ़ रहा है वो, काफी दिनों जिया हूं किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने का कह रहे हो। खैर, शेर तो वैसे भी पढ़ा गया। आपने शेर को पढ़ा कैसे है? आपने उस लफ्ज के साथ अपने को डिसॉल्व कर दिया है कि नहीं? आप खैर बोल रहे हैं। खैर, और मैंने यूं ही नहीं कहा था ये बात जब मैं बोल रहा था कि तरन्नुम और या तहत में। अब एक क्योंकि मुझे एक शेर और सुन ले। ये मीर का शेर है, बड़ा छिछोरा लगेगा आपको, लेकिन क़िरत यानी रीडिंग उसे कैसे पढ़ा जाए। सुना जाता है ओ घतिये तेरे मजलिस नशीनों से। अब देखिए, सुना जाता है वो घतिये, मीरी है ये शेर, मीर का है। सुना जाता है वो घतिये तेरे मजलिस नशीनों से कि तू दारू पीवे है रात को मिलकर कमीनों से। अब ये शेर यूं पढ़िए। हाँ जी। सुना जाता है वो घतिये, सुना जाता है वो घतिये तेरे मजलिस नशीनों से कि तू पिए है रात को मिलकर कमीनों से। अब देखिए, ये शिकायत का पूरा लहजा मीर का नहीं है, शरीफ घरों के बुजुर्गों का लहजा है कि वो अपने बच्चों से जब मालूम होता है कि ये शराबी हो गया है तो वो कहता है बस सुनते तेरे साथ वालों ने मुझे बताया कि तू नाम नहीं लेता मुंह से उस लफ्ज का, हरूप ये है। मतलब आप देखिए, तो ये क़िरत का कमाल है। आप 1000 बड़े गुलाम अली साहब को बुला के दे लीजिए, और चाहे अमीर खान साहब को दे दीजिए, चाहे किसी गवैये को दे दीजिए, इस शेर को ऐसा नहीं गा सकेंगे जैसा हमने पढ़ के सुनाया आपको। बिल्कुल। और जो असर आपको मिलेगा, तो गाने के लिए अलग मामला है, शेर पढ़ने के लिए अलग मामला। तो बस एक छोटा सा सवाल, फिर मैं क्योंकि ये सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि मूड सेट करना था मुझे और किसी खास फरमाइश के लिए, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे। मैं ये जानना चाहता हूं कि तो जो अदायगी है यानी जो पढ़ने की जो कला है वो क्राफ्ट का काम है, वो सीखा जा सकता है या सीखना चाहिए, या उस्ताद कोई सीखेगा या खुद अपने शेर ज्यादा महत्वपूर्ण है, शब्द की जो उसकी तासीर है वही बहुत महत्वपूर्ण होती है और पढ़ना तो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बात बताएं आपसे कि बेटे को बाप पैदल चलना सिखाता है, चलना नहीं सिखाता। पैदल चलना सिखाता है, चलना नहीं सिखाता। और जो बच्चा मेले में अपने बाप की उंगली छोड़ने का हौसला नहीं रखता वो मेला नहीं देखता, मेला बाप देखता है। क्या बात। तो ये चीजें सिखाने की नहीं होती, ये तो आप अंदर इनहेरेंट। मुझे एक बात बताइए, ऐसा एक लफ्ज आप सब अपने घर जाके सोचिएगा इस बात पर कि एक मामूली से ज़बान के मामूली खादिम ने ये बात कही थी कि ज़िंदगी में कोई एक लफ्ज़ ऐसा है जिसे पढ़ते ही आपके एड़ी से लेके चोटी तक एक झंकार महसूस हो, वो लफ्ज़ आपका है। वो राम भी हो सकता है, अल्लाह भी हो सकता है, मौला भी हो सकता है, ख्वाब भी हो सकता है, ख्याल भी हो सकता है, शेर और शायरी भी हो सकता है। एक लफ्ज़ ऐसा ज़िंदगी में कोई है, वो लफ्ज अगर आपका है तो आप समझिए कि फिराक साहब जिंदगी भर शेर कहते रहे, ऐसा खैर दूसरी बार नहीं कह सके। जादू वाला खैर है ये साहब। याद रखिए, काफी दिनों जियाऊं किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने का कह रहे हो। खैर, जिंदगी भर 1000 शेर कहे होंगे फिराक ने, लेकिन खैर का ऐसा इस्तेमाल दूसरी बार नहीं हुआ, एक ही बार हुआ। सुन लिए एक और शेर उनका कि तुमने तो खैर बेवफाई की, तुमने तो खैर बेवफाई की, हमसे क्या हो सका मोहब्बत में। हमसे क्या। अब ये खैर नहीं आया ना, वो खैर जो उसमें आ गया है, और कितनी मतलब आदमी की मायूसियां उसमें घर कर गई हैं। तो बहरहाल, तो शेर का पढ़ने का अंदाजा तो आप ही को करना पड़ेगा और ये सिखाया नहीं जा सकता। कहाँ मैं खैर बोलूं, कहाँ मैं खैर बोलूं। अरे छोड़िए, खैर वैर बड़े होते हैं, शायरी के मामूली अबजद जैसे कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला ये है। आप एक हूँ बोलते हैं घर में 1000 बार,
ये सब ये शेर में है ना। फिर शेर में आप हूं कितनी बार बोलते हैं, तब एक हूं को आप कितनी तरह से बोलते हैं भाईजान। तो लफ्ज तो बड़ी चीज है, उसमें तो बोलना ही नहीं है जी। और मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था और मेरी फरमाइश भी उसी तरफ है। वैसे तो आपका मूड है, आप जिधर जाएं, लेकिन अगर हम कहाँ याद कि हमने तुझे क्या क्या लिखा, अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फरमाइश लोगों की, बहुत लोगों ने कहा मुझसे जाते से पहले कि तो ये फिर ये शाम को नहीं आएगा, इनका मुशायरा खराब हो जाएगा ना। मुशायरा खराब हो जाएगा। हाँ तो फिर मैं अभी सुना दूंगा, फिर वहां क्या करूंगा। तो फिर अच्छा, जो मैं वहां सुना सकता। देखिए, मुझे एक चीज मालूम है, आप एक कविता और एक गजल वाले नहीं है। उनकी दुकानें चलने दीजिए जो एक कविता और एक गजल वाले हैं। जरा फीका पकवान को देख लीजिए फिर। मुझे ये मालूम है। बहरहाल आपको जो दिमाग में है खराब हो रहा है। जी, आप टाइम है। अब आप देखिए, इतनी अच्छी बातें करने के बाद भी वो कहते हैं शायद बनारस से ही आया होगा हमारे राजस्थान तक, ये कि खींच फिर मोची का मोची। काशी करोत कहते थे ना पहले। तो उसे पूछा गया कि मियाँ अब तुम क्या बनोगे, मोची का मोची। अगर वहां जाकर के भी अल्लाह मियाँ की जूतियां फाड़ना और संभालना है तो मोची रहो। इतनी अच्छी बातें करने के बाद भी अगर वो अच्छी थी तो मतलब भली बातें। नहीं सर, आज आपने बड़ी बारीक चीजें समझाई। हमने इकबाल से एक ही बात सीखी, इकबाल से, कि इश्क और अक्ल इनमें अदावत है। तो अब तक हम अक्ल की बातें कर रहे थे, अब हम इश्क की बात कर रहे हैं। क्या बात है। तो बड़ा मामला है। बहरहाल मैं आपको और चीजें नहीं, सिर्फ एक जो मैं रात को नहीं पढ़ूंगा वो 2 नज़में आपको सुना देता हूँ, इस वादे के साथ रात को। बहुत लेकिन ये अब आपका इम्तिहान है कि आपने खाली मेरी बातें सुन के तफरी की, मजा उठाया, या उस बात को कहीं वाकई सुना है। तो जरा जोरदार ताली बजाइए, एक बार कस के खुल के ताली बजाइए। और क्योंकि शायर को और कवि को ये तो जरूरी होता है। बिल्कुल न कीजिए, आप बिल्कुल तालियों को जहमत न दीजिए और जबान को भी जहमत मत दीजिए। अपने कान खुले रखिए और देखिए कि मेरे 3 लाइनें आप तक पहुंचती हैं कि नहीं। अगर ये पहुंच गई तो मेरा मामला सही जी। तारीफ शाम के लिए बचा के रखिए, बहुत से दोस्त आएंगे हमारे, उनके कीजिए। हमारे लिए कान खुले रखिए, सुनिए, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ये, इसलिए ज्यादा इंतजार न कीजिएगा। एक हर्फ तुम भी हो, लेटर। एक हर्फ तुम भी हो, हर्फ एक मैं भी हूं। एक हर्फ तुम भी हो, हर्फ एक मैं भी हूं, लफ्ज़ क्यों न हो जाएं। क्या सादगी और क्या बेहतरी हो। एक हर्फ तुम भी हो, हर्फ एक हर्फ तुम भी हो, हर्फ एक मैं भी हूं, लफ्ज क्यों न हो जाएं। क्या बात है। नज्म खत्म। क्या गजब का रोमांस है साहब। करम। एक नज्म और सुन ले। जी 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 जी। छोटी सी नज्म और सुन लें आपके। चाहे कुछ भी पहन लूं, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं। वो कहते हैं ना कि ब्लैंक वर्स मजे से नहीं पढ़ा जा सकता। जी, मेरी गुस्ताखी माफ कर दीजिएगा। हाँ। मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिए आपको मैं बिल्कुल रिद्म में पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। नहीं सर। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं, कैसा लगता हूं, जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं, कैसा लगता हूं, जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है, जब तलक वो देख न ले। ये सब्र कुन यानी सब्र कीजिए। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं, कैसा लगता हूं, जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है, जब तक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। अब मुकम्मल हुआ, अब मुकम्मल हुआ, अब मुकम्मल हुआ। क्या बात है, अब मुकम्मल हुआ। ये बात नहीं इधर से उधर भी जाए, उधर से इधर भी आए, बात यही बात है। वरना तो ये मुगालता। देखिए, एक आईना ही एक कमबख्त ऐसी चीज है जो हर आदमी को चुटकी भर गलतफहमी देता है।
मुश्किल तब होती है जो वो मुट्ठी पर पकड़ा देता है, तो फिर वो यही कहता है विश्व कवि मैं हूँ और मैं सबसे सुंदर मैं हूँ और क्यूपिड की आखिरी औलाद भी मैं ही हूँ और जो जी चाहे आप कुछ भी समझ लें। सर ये क्या जरूरी है कि इश्क की, रोमांस की शायरी लिखने के लिए रोमांस करना? लेकिन ये रोमांस है नहीं। मैंने यही कहा था आपसे कि मैंने ये दोनों नज़में पढ़ी, इसका रोमांस से नाजायज ताल्लुक भी नहीं है। जायज तो छोड़िए, नाजायज। हाँ, इसका रोमांस से क्या ताल्लुक है? हाँ। मैं अगर अच्छे कपड़े पहन के लूं और दानिश मुझे ये कि क्या पहन लिया है, हो गया घर मेरा, तो जरूरी नहीं है कि हम असल में हम लोग और ज्यादा हो गए हैं। औरत बड़ी चीज है, प्रकृति बड़ी है और हमसे पहले है। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि अगर मेरा दोस्त ये कहे, आपने कह दिया कि ये शेर अच्छा है, तो मुझे तो वो भी अच्छा लगता है। जरूरी है कि फिराक साहब ये कहें कि ये शेर अच्छा है? फिराक साहब तो न भी कहें, मर्जी है उनकी। लेकिन ये सच है कि गजल का जो शेर का वो जो पुराना था हिस्सा, तो उसमें इश्क, मोहब्बत, ये क्षमा, ये सब थे। अब वो मसाइल, वो सारी चीजें धीरे धीरे बदली। साहिब एक बात याद रखिए कि वो जो बात गलत है या सही नहीं जानता, कौन जाने, कि रैदास ने और मीरा ने या कबीर ने या रैदास में पता नहीं किसका किससे संवाद हुआ, तो कोई बोल नहीं रहा था, तो लोगों ने क्या बात हो गई, कहाँ बात हो गई? दोनों ने एक लफ्ज भी एक्सचेंज नहीं हुआ, दोनों के दरमियान एक शब्द भी एक्सचेंज नहीं हुआ और मान लिया गया कि हो गई। तो अच्छा शेर आपको ताली बजाने की और वाह वाह करने की जरूरत नहीं, आपके चेहरे पर लिखा हुआ है कि आपको शेर अच्छा लगा कि नहीं लगा। सवाल यह है कि मैं पढ़ सकता हूं कि नहीं। वाह, जो शायर ये नहीं पढ़ सकता कि मेरा ये कहा हुआ आपको पसंद आया या नहीं आया, उसे कोई और भला काम करना चाहिए। मुशारे काहे को पढ़ता है? और सर दो सवाल हैं मुझे, बिल्कुल टाइम मुझे पता रहता है, ये तो रोज टाइम के साथ ही काम शुरू होता है मेरा। जी हुक्म कीजिए। एक तो ये कि आजकल एक चलन है कि शेर गालिब का है या नहीं है, अल्लाह ही जाने हो या तो गालिब जाने, लेकिन वो एक शेर जैसा नहीं होता। अक्सर मेरे यहाँ, क्योंकि मैं जनता के बीच में करता हूँ, तो अक्सर आता है कि सर एक गालिब का शेर पढ़ देता हूँ। मैं कहा भाई पढ़ दे, गालिब का नाम है तो दहशत में आ जाता हूँ। पढ़ो भाई, अब फारसी में होगा तो समझ में भी नहीं आता मुझे, तो मैंने कहा पढ़ो। तो वो कहता धूल आईने में थी, चेहरा साफ करता रहा। ये जो डिजिटल एज है, इसमें हुआ ये है कि मोहब्बत पे 50 शेर निकल आते हैं, पता लगा कि जुदाई पर बोले बस 60 शेर निकल आते। तो हुआ ये है कि वहां से एक नई नई चीज निकली, और ये चैलेंज है नया। आप मानते हैं या नहीं? मैं तो ये बात मानता हूं कि मैं मोहब्बत करूं कि शेर कहूं। इतनी फुर्सत ही नहीं है। जो शेर कहता है वो मोहब्बत नहीं करता, जो मोहब्बत करता है वो शेर नहीं कहता। याद रखिए, ये बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं आदमी ही अजीबो गरीब हूं, तो मैं तो अजीबो गरीब बात ही कहूंगा। मोहब्बत में शेर कहां कहा जाता है? मोहब्बत में तो खामोशी होती है, और शेर कमबख्त बोलता है। सर ये बात है दरअसल 1940 या 50 या 60 की, लेकिन हम बैठे हैं 2026 में। ये तमाम सारे लोग जो आज जेनजी है, जिसमें बड़ी चर्चा है, वो भी, और ये बड़ी बात है सर, वो शायरी गजल की तरफ आ रही है। और आप देखिए बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े मुशायरों में बड़ी बड़ी भीड़ हो रही है, और देखने वाले जो युवा हैं, और जिसके लिए तमाम सारे लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वो मोहब्बत करना सीख रहे हैं ना, इसलिए शेर कह रहे हैं। मजाक में नहीं कई बात, नहीं नहीं, बिल्कुल गंभीरता के साथ। ये बच्चे मोहब्बत करना सीख रहे हैं, इसलिए वो गजल कह रहे हैं। लेकिन जो मोहब्बत करना जानते हैं, उन्हें फिर शेर कहने की क्या जरूरत है? मोहब्बत जानते हैं, आप शेर कहें आराम से, क्या जरूरत है? लेकिन सर वो जो शेर है, वो शेर है कि नहीं है? वो क्योंकि वो जो यकीनन मेरा पहला कदम ही मेरी मंजिल की तरफ है जनाब। अच्छा, मैंने जिस दिन पहला कदम रखा है वही तो मंजिल की तरफ है मेरा पहला कदम। वरना मैं पहला कदम नहीं रखूं तो मंजिल कहां मिलेगी? मैं थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा सा और ब्रॉड कर देता हूं जी। दरअसल उनकी जरूरतों को हमने भांप लिया, वो बाजार है, वो जो पीछे बैठा है वो बाजार है। हाँ। और हम यहां बैठे हैं, हमने क्रिएट कर दिया है कि अगर तुम्हें मोहब्बत पे, वैलेंटाइन डे पे, इन फला दिन पे ये शेर चाहिए, और अगर तुम्हें अपनी बात खूबसूरती, वो ये मानते हैं कि ये बात खूबसूरती के साथ कही जाती है इसमें, और इसका प्रभाव होता है, तो वो आपके पास आते हैं। मैं दो बातें कर रहा, आपने बहुत अच्छी बात फरमाई आपने।
सिर्फ इसमें यह कहना चाहता हूं कि जो देखिए कि मोहब्बत लफ्ज के मानी डिक्शनरी में नहीं लिखे हुए हैं, ये तो करके ही सीखा जाता है ना साहब। सर एक वाक़ा सुने कि मीर 9 साल के थे, 9 साल का बच्चा था, और ये जमाने की बात है कि इश्क आज कहूँगा तो आप भी जरा टेढ़ा मुंह करके हंस सकते हैं, लेकिन इसलिए कि मीर के ज़माने में इश्क कमीना नहीं हुआ था, वो इश्क था। जैसे मीराबाई का प्रेम था, कबीर का कबीरा यह गौ प्रेम का, खाला का घर ना है, प्रेम था। अब इश्क कमीना हो चुका है, एक बात। दूसरी बात ये कि मीर जो खेल रहा था, गुल्ली डंडे खेल रहा था गली में आगरा में, उसका बाप आया और उसके सर पे हाथ फिरा के कहा कि इश्क कुन, वक्त जाया मकुन, इश्क कर, समय बर्बाद मत कर। अब जहां ये समझाया गया है, ये इश्क की परिभाषा अरे इश्क के मानी डिक्शनरी में नहीं मिलने के। मैंने जैसे बार बार कहा कि लफ्ज सुनते ही जो एक खरखराहट होती है, खैर छोड़ो यार। तो ये सारी चीजें मोहब्बत, देखिए हमने एक मोहब्बत को नहीं, हमने अपनी सामर्थ्य भर, मखदूर भर सारे लफ्जों के सत्यानाश, उनके मानी खत्म कर दिए हैं। आज विंडो के मतलब क्या है आप बेहतर जानते हैं, उसमें विंडो लफ्जों के सर माफ करिएगा, इसमें वो लोग भी पूरी शिरकत कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें जुदा, जो जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी वो शब्दों को, भाषा को, आप एक तरफ गजल सुना रहे हैं, मुशायरे में आ रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 क्या करूं मैं आप कुछ ना करें, लेकिन आपको बोलना तो पड़ेगा, जिम्मेदारी आपकी तो बोल ही तो रहा हूं और क्या कर रहा हूं, लेकिन मुर्गे की बांग को कौन सुनता है। सुने, मैं आपकी बात को इसका यहां से खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लिखा हुआ अभी आ गया। सर उसकी चिंता ना करिए, इस समय आप देश को बिल्कुल एक सही दिशा दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ 2 बातें अर्ज करूं आपसे, बहुत छोटी छोटी बातें दो, कि आप जब एक शब्द को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेरा एक एक जुमला सुन लीजिए, कभी इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊं। मैंने कहा जब आप शब्द को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शब्द को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप शब्द के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब आप ये समझ लेंगे कि मैं शब्द के साथ इस्तेमाल हो रहा हूं, तब आप शब्द को जरा सोच समझ के छेड़ेंगे। आपसे इसीलिए कहा गया है कि जब आप अपवित्रता की अवस्था में हो तो आयत या मंत्र न पढ़िए, ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि शब्द आपका इस्तेमाल करता है। आप ही किताब नहीं पढ़ते, किताब भी आपको पढ़ती है। और जब ये राज समझ में आ जाता है तो फिर शायरी भी शायरी हो जाती है। एक बात। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपको चीजें छू के निकल जाती हैं, आप उन्हें पकड़ते नहीं। मीर साहब का एक शेर सुने, ये खास बच्चों के लिए है जी, बच्चों के लिए है। बेटे समझ लीजिए शेर को। ये जो साहब ने कहा, त्रिपाठी साहब ने, मैं ये कह रहा हूँ मीर साहब की वसीयत है, क्योंकि अब आप लोगों को नसीहत की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इस मीडिया ने आपको इतना इंटेलिजेंट कर दिया है कि अब आपको नसीहत नहीं चाहिए, आपको तो वसीयत चाहिए। वसीयत पे ही ध्यान है, नसीहत नहीं चाहिए। तो सुने वो शेर सुन लें कि मैं जान रहा था, मैं यही नहीं चाहता था। नहीं सर, कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि पढ़ो सर, इसमें लिखा गया है आई लव यू। आई नो थोड़ी सी पढ़ लेता हूँ। बहरहाल, रोज मिलने पे नहीं लज्जते इश्की मौकूफ, रोज मिलने पे नहीं लज्जते इश्की मौकूफ, यानी प्रेम की लज्जत या प्रेम का मोहब्बत या प्रेम का जो मामला है, ये रोज मिलने पे नहीं होता। रोज मिलने पे नहीं लज्जते इश्की मौकूफ, उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। और इसके लिए अगर मुनासिब समझे तो एक कहानी है बहुत पुरानी, हमने जमाने में पढ़ी थी। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पहली हिंदी कहानी है वो, आप वो पढ़िए तो आपको लगेगा कि उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। तेरी शादी हो गई तेरे की,
तेरी शादी हो गई कि देखते नहीं रेशम तेरी का कुड़माई हो गई। तेरी कुड़माई हो गई। मैंने कहा पता नहीं कोई कुड़माई बहुत- समझे बहुत- नहीं नहीं वो आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत- तवज्जो से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। समय के भी आप बहुत पाबंद हैं, थैंक यू सो मच।